नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम हवा में मौजूद इस अदृश्य दुश्मन की पड़ताल करेंगे जो चुपचाप हमारी सेहत पर हमला कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी ये गहरी पड़ताल पसंद आ रही है तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब रोज सुनते हैं कि शहरों की हवा खराब है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? ये AQI क्या होता है? आज हम इस कोड नेम को डिकोड करेंगे और फिर दिल्ली से लेकर उन शहरों तक का हाल जानेंगे जिन्हें हम अक्सर सुरक्षित मान बैठते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये AQI आखिर है क्या? हम हर रोज न्यूज में ये शब्द सुनते हैं, पर क्या ये सिर्फ एक नंबर है? नहीं, ये सिर्फ एक नंबर से कहीं ज्यादा है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स को आप हवा का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड? अच्छा। जी, ये हमें बताता है कि हवा कितनी साफ है या कह सकते हैं कितनी प्रदूषित है और हमारी सेहत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। इसे बनाने के लिए कई प्रदूषकों को नापा जाता है, लेकिन इसमें जो सबसे खतरनाक खिलाड़ी हैं वो है PM 2.5। PM 2.5, हाँ, ये नाम भी बहुत सुनने में आता है। ये हैं क्या असल में? ये हवा में तैरते हुए इतने छोटे कण होते हैं कि हम इन्हें देख भी नहीं सकते। कितने छोटे? हाँ, अंदाजा लगाइए कि हमारे एक बाल की चौड़ाई में ऐसे 30 से 40 कण समा सकते हैं। अरे वाह! और इतने छोटे होने की वजह से ही ये सांस के जरिए हमारे फेफड़ों और फिर खून में बहुत गहराई तक चले जाते हैं। यही चीज इन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। तो जब हम न्यूज में देखते हैं कि AQI 50 है, 150 है या 300 है, जी, इन नंबर्स का मतलब क्या है? हमें कब चिंता करनी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। आप इसे एक तरह का हेल्थ मीटर मान सकते हैं। 0 से 50 के बीच का AQI अच्छा होता है। मतलब सब ठीक है? हाँ, हवा सुरक्षित है, बाहर जाने के लिए बढ़िया दिन है। 51 से 100 संतोषजनक होता है, जिसमें ज्यादातर लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब ये 101 से 200 के बीच पहुंचता है तो ये मध्यम श्रेणी में आ जाता है। यहाँ से संवेदनशील लोग, जैसे जिन्हें अस्थमा है या बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और 200 के ऊपर? क्योंकि सर्दियों में तो ज्यादातर शहरों में हम 200 से ऊपर ही देखते हैं। बिल्कुल, और 200 के ऊपर स्थिति हर किसी के लिए गंभीर होने लगती है। 201 से 300 का AQI खराब माना जाता है। खराब? और ये हर किसी के लिए खतरनाक है, स्वस्थ लोगों के लिए भी। 301 से 400 बहुत खराब होता है, जिसका सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। और 401 से 500 गंभीर श्रेणी में आता है, जो एक आप कह सकते हैं मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति है। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि 201 AQI, जिसे सिर्फ खराब कहा जाता है, वो हर किसी के लिए खतरनाक है? जी, हर किसी के लिए। लेकिन हम तो अक्सर देखते हैं कि 200-250 AQI में भी लोग बाहर घूम रहे होते हैं, बच्चे पार्कों में खेल रहे होते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हम इस खतरे को गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं? बिल्कुल, हम शायद इसके इतने आदी हो गए हैं कि हमें ये नया नॉर्मल लगने लगा है। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर 200 से ऊपर का AQI हर स्वस्थ इंसान के लिए एक रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट? हाँ, इसका मतलब है कि हवा अब आपको बीमार करने की क्षमता रखती है, चाहे आप कितने भी फिट क्यों ना हो। तो ये तो साफ हो गया कि 200 का आंकड़ा एक बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा है। अब सवाल ये है कि भारत में ये समस्या कितनी बड़ी है? क्या ये सिर्फ सर्दियों के कुछ महीनों की बात है? नहीं, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। पहले ऐसा माना जाता था, लेकिन अब ये साफ है कि भारत में वायु प्रदूषण कुछ समय की नहीं, बल्कि एक परमानेंट प्रॉब्लम बन गई है। परमानेंट प्रॉब्लम? जी, ये अब हमारे सिस्टम का हिस्सा बन गई है, जो साल दर साल चलती है। हाँ, सर्दियों में ये भयानक रूप ले लेती है, लेकिन गर्मी और मानसून में भी ज्यादातर शहरों की हवा सुरक्षित स्तर से ऊपर ही रहती है। सुरक्षित स्तर से कितना ऊपर, कोई अंदाजा? आपको एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा बताती हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हवा में PM 2.5 की एक सुरक्षित सीमा तय की है। जी। भारत के शहरों में PM 2.5 का औसत स्तर उस सुरक्षित सीमा से 8 से 10 गुना ज्यादा है। क्या? 8 से 10 गुना? तो इसका मतलब जब हम दिल्ली में AQI 150 देखकर सोचते हैं कि आज हवा ठीक ठाक है, तब भी हम WHO के हिसाब से बहुत खतरनाक हवा में सांस ले रहे हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। WHO की सुरक्षित सीमा तो लगभग 20-25 AQI के बराबर है, तो हमारा मध्यम दिन भी उनके लिए बहुत खराब स्तर का है। मतलब हमारा पैमाना ही बदल गया है। एग्जैक्टली। हम इतने सालों से खराब हवा में जी रहे हैं
कि हमारी बॉडी ने शायद अडेप्ट कर लिया है, लेकिन अंदर ही अंदर नुकसान हो रहा है। और ये जो अंदर ही अंदर नुकसान हो रहा है, इसका हमारी सेहत पर लंबे समय में क्या असर पड़ता है? इसका असर बहुत गहरा और धीमा होता है, जिसे हम स्लो पॉइजन कह सकते हैं। स्लो पॉइजन। जी, लंबे समय तक ऐसी हवा में रहने से बच्चों में अस्थमा और ब्रोंकाइटिस आम हो जाता है। वयस्कों में दिल की बीमारियां और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और एक और बड़ी चिंता की बात यह है कि प्रदूषण के कारण बच्चों के फेफड़ों का विकास वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। ओह, ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, जिससे वे जीवन भर के लिए कमजोर रह जाते हैं। इन सब का नतीजा ये होता है कि हमारी औसत उम्र भी कम हो जाती है। तो ये सिर्फ खांसी जुकाम की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। आज भारत में वायु प्रदूषण को गंदे पानी या कुपोषण जितना ही बड़ा पब्लिक हेल्थ संकट माना जाता है। ये तो बहुत डरावना है। इसे और बेहतर समझने के लिए चलिए जमीनी हकीकत देखते हैं। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली का नाम तो हमेशा ही सबसे ऊपर आता है। बिल्कुल। दिल्ली को अक्सर दुनिया की वायु प्रदूषण राजधानी कहा जाता है और इसके पीछे ठोस कारण है। सर्दियों में यहाँ का AQI नियमित रूप से 300 से 500 के पार चला जाता है। 500 पार, मतलब गंभीर से भी ऊपर। जी, जो बहुत खराब से गंभीर की श्रेणी में आता है। कल्पना कीजिए, ये उस स्तर से भी कई ज्यादा है जिसे हमने हर किसी के लिए खतरनाक बताया था। और इसके पीछे वजह क्या है? गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन, ये तो हर बड़े शहर में है। दिल्ली में ऐसा क्या खास है? दिल्ली में कई चीजें मिलकर इसे एक परफेक्ट स्टॉर्म बना देती हैं। पहला, दिल्ली NCR में वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरा, यहाँ लगातार कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। तीसरा, आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों का प्रदूषण। और पराली जलाना, उस पर तो हमेशा सबसे ज्यादा बहस होती है। हाँ, सर्दियों में आसपास के राज्यों में पराली जलाने की समस्या तो है ही, जो स्थिति को अचानक बहुत बिगाड़ देती है। लेकिन ये पूरी समस्या का सिर्फ एक हिस्सा है। सबसे बड़ा फैक्टर है मौसम। मौसम? जी, जिसे हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन, ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी शहर के ऊपर किसी ने एक अदृश्य कंबल या ढक्कन रख दिया हो। अदृश्य कंबल? हाँ, सर्दियों में रात को जमीन ठंडी हो जाती है, तो उसके पास की हवा भी ठंडी हो जाती है। ये ठंडी हवा भारी होकर जमीन के पास बैठ जाती है और ऊपर की गर्म हवा उसे उठने नहीं देती। अच्छा। नतीजा, दिन भर का सारा धुआं, गाड़ियों का पोल्यूशन, धूल, सब कुछ उसी कंबल के नीचे फंस कर रह जाता है। शहर अपनी ही गंदगी में घुटने लगता है। तो प्रदूषण कहीं जा ही नहीं पाता। बिल्कुल, और हवा जहरीली हो जाती है। इसीलिए सर्दियों में स्कूल बंद करने पड़ते हैं और अस्पतालों में सांस के मरीजों की लाइन लग जाती है। समझ गया। लेकिन मुंबई का क्या? वो तो एक तटीय शहर है, समुद्र के किनारे। क्या वहाँ समुद्री हवा से कुछ फायदा नहीं होता? फायदा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुंबई पूरी तरह सुरक्षित है। समुद्री हवा प्रदूषकों को तितर-बितर करने में मदद करती है, लेकिन मुंबई में प्रदूषण पैदा करने वाले स्रोत भी बहुत ज्यादा हैं। तो वहाँ भी प्रॉब्लम है? हाँ, वहाँ प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। मुंबई का AQI आमतौर पर 120 से 200 के बीच रहता है, जो मध्यम से खराब श्रेणी में आता है। तो दिल्ली और मुंबई के प्रदूषण में मुख्य अंतर क्या हुआ फिर? दिल्ली का प्रदूषण एक अक्यूट प्रॉब्लम है, मतलब वो अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और तुरंत असर दिखाता है। अच्छा। मुंबई का प्रदूषण एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, मतलब वो लगातार एक हानिकारक स्तर पर बना रहता है। तो दिल्ली की हवा एक झटके में बीमार करती है। और मुंबई की हवा धीरे धीरे लगातार सालों तक नुकसान पहुंचाती है। वहाँ कुछ खास इलाकों में समस्या ज्यादा है, जैसे बड़े कंस्ट्रक्शन जोन, ट्रैफिक वाले इलाके और चेंबूर जैसे इंडस्ट्रियल बेल्ट। तो ये साफ है कि कोई भी शहर पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। लेकिन इससे एक आम धारणा बनती है कि ये समस्या शायद उत्तर भारत तक ही सीमित है। पश्चिमी भारत का क्या, जैसे पुणे या अहमदाबाद, क्या वो वाकई बचे हुए हैं? ये एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे अब तोड़ने की जरूरत है। ये सच है कि पश्चिमी भारत में स्थिति दिल्ली जितनी भयावह नहीं है, लेकिन वहाँ की हवा भी साफ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, सर्दियों में तो वहाँ भी हालत काफी बिगड़ जाती है। उदाहरण के लिए पुणे को लेते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि पुणे की हवा मुंबई से बेहतर ही होगी। कई बार नहीं होती। पुणे का AQI सर्दियों में 130 से 250 तक चला जाता है। 250 तक? जी, जो मध्यम से खराब है। पुणे की एक खास बात है उसकी भौगोलिक बनावट, जो एक कटोरी जैसी है।
इस वजह से प्रदूषण शहर के ऊपर ही फंस जाता है और बाहर निकल नहीं पाता। ये तो चौंकाने वाली बात है। मतलब पुणे की अपनी बनावट ही उसके लिए एक प्याज या जाल बन जाती है। बिल्कुल। इसलिए पुणे की सर्दियां कभी-कभी मुंबई से भी ज्यादा प्रदूषित होती हैं, क्योंकि वहां हवा को साफ करने वाली समुद्री हवा नहीं है। और अहमदाबाद, गुजरात के शहरों का क्या हाल है? अहमदाबाद पश्चिमी भारत के सबसे प्रदूषित बड़े शहरों में से एक है। सर्दियों में यहाँ AQI 50 से 300 तक पहुंच सकता है। 300 तक? मतलब बहुत खराब की श्रेणी में। जी, इसके पीछे औद्योगिक धुआं और शुष्क जलवायु दोनों का हाथ है। इसी तरह सूरत और वडोदरा जैसे औद्योगिक शहरों में भी AQI 120 से 220 के बीच रहता है। तो ये सोचना कि पश्चिमी भारत पूरी तरह सुरक्षित है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, एक खुशफहमी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्दियों में हर जगह प्रदूषण बढ़ जाता है, चाहे वो उत्तर भारत हो या पश्चिम भारत। इसके पीछे का मुख्य विज्ञान क्या है? इसके पीछे मुख्य रूप से 2 वैज्ञानिक कारण हैं जो हर शहर पे लागू होते हैं। पहला, सर्दियों में हवा की गति बहुत कम हो जाती है। हवा नहीं चलती? हाँ, जब हवा नहीं चलती तो प्रदूषक एक ही जगह पर जमा होते रहते हैं, वे फैल नहीं पाते। दूसरा, जैसा हमने दिल्ली के मामले में अदृश्य कंबल की बात की थी। टेम्परेचर इन्वर्जन। जी, ठंडी हवा भारी होती है और वो जमीन के पास एक परत बना लेती है। ये परत दिन भर के प्रदूषण को अपने नीचे फंसा लेती है। इसलिए चाहे पराली जले या ना जले, सिर्फ सर्द मौसम और कम हवा की गति ही किसी भी शहर की हवा को हानिकारक बनाने के लिए काफी है। तो अगर हम पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो भारत इस मामले में कहाँ खड़ा है? आंकड़े बहुत ही चिंताजनक है। जब दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट बनती है तो उसमें भारत का दबदबा नजर आता है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। कैसा दबदबा? दुनिया के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से लगभग 13 भारत में हैं। क्या 13? 20 में से? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और इनमें से ज्यादातर शहर उत्तर भारत में हैं, जैसे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद। लेकिन अब पश्चिमी और मध्य भारत के शहर भी धीरे-धीरे इस लिस्ट में अपनी जगह बना रहे हैं। तो ये किसी एक शहर की नहीं बल्कि एक पूरे क्षेत्र की समस्या बन गई है। जी, ये एक सिस्टमैटिक समस्या बन चुकी है। ये तो हुए नंबर, रैंकिंग और वैज्ञानिक कारण, लेकिन इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की क्वालिटी पर क्या असर होता है? क्या ये हमें एक तरह से इंडोर कैदी बना रहा है? बिल्कुल, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, इंडोर कैदी। ये हमारे सामाजिक जीवन पर असर डालता है। आप बच्चों को पार्क में खेलने भेजने से डरते हैं। सुबह की सैर जो सेहत बनाने के लिए होती है, वो सेहत बिगाड़ने लगती है। सही कहा। दिवाली के बाद या सर्दियों की सुबह बाहर जाने से पहले 10 बार AQI चेक करना पड़ता है। इसका एक मानसिक असर भी होता है। हाँ, एक बोझ तो रहता ही है। बहुत गहरा। ये चिंता कि जिस हवा में हम और हमारे बच्चे सांस ले रहे हैं, वही हमें धीरे धीरे बीमार कर रही है। वयस्कों को लगातार थकान महसूस होती है, बिना वजह के खांसी और गले में जलन रहती है। हम इसे मौसम का बदलाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अक्सर इसके पीछे खराब हवा होती है। फिर ये हमारी प्रोडक्टिविटी पर भी असर डालती है। बिल्कुल, ये हमारी ऊर्जा, हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारे जीवन के हर पहलू पर असर डालता है। ये नुकसान धीरे धीरे बिना दिखे हमारे शरीर और मन दोनों में जमा होता रहता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वे क्या होंगी? पहली बात तो ये है कि भारत के शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से हैं और ये कड़वी सच्चाई है। दूसरी, 200 से ऊपर का AQI हर किसी के लिए एक रेड अलर्ट है जिसे हमें गंभीरता से लेना होगा। और तीसरी, दिल्ली की हालत सबसे खराब है, लेकिन मुंबई, पुणे और अहमदाबाद जैसे पश्चिमी भारत के शहर भी सुरक्षित नहीं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केवल कुछ महीनों की असुविधा नहीं है, ये एक लंबे समय तक चलने वाला स्वास्थ्य संकट है। मतलब ये अब सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा। नहीं, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जो हर दिन चुपचाप हमारी जिंदगियों की क्वालिटी और लंबाई दोनों को कम कर रही है। जाते जाते हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। हमने समस्या के बारे में विस्तार से बात की, लेकिन इसका समाधान क्या हो सकता है? आपके अनुसार हम अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कौन से छोटे बदलाव कर सकते हैं जिससे हमारे आस पड़ोस की हवा की क्वालिटी में थोड़ा सुधार हो सके? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आप यहां तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे उपयोगी और जानकारीपूर्ण विषयों पर हमारी पड़ताल की सूचना मिलती रहे। आज की इस बातचीत को सुनने के लिए धन्यवाद।